हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द टीचर टाइम में। तो बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके जो सिलेबस डिजाइन हुए हैं उसमें हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होंगे, चाहे वो रविशंकर हो, चाहे दुर्ग विश्वविद्यालय हो, या आपका सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, या बिलासपुर है, या जीजीयू है, या किसी भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो आप, तो आपको पता है कि एनईपी में सारा सिलेबस आपको सेम पढ़ना है। तो उसी कड़ी में मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपका एनईपी बेस्ड बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। जो कि आप सिलेबस जाके देखेंगे तो आपको ये यूनिट पहला में मिलेगा एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में। आज जो कि लेक्चर मैं लेके लाया हूँ वो है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेगा और पूरे बेसिक क्लियर होगा। जिस भी बच्चे का आपका 12th क्लास का 11th क्लास का सिलेबस में एसिड बेस जो दिया गया था उसमें अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं ज्वाइन करा दूंगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे प्रेजेंटेशन तो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लिखते चलिए। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपका जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें हम देखेंगे सबसे पहला, आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम दिलाया हो तो आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि कितने मार्क्स का आपका थ्योरी है, कितने मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है। तो देखिए, आपने सेम सिलेबस, सेम पैटर्न है आपका सेकंड सेमेस्टर में भी। यहाँ पे आपको जो पहला यूनिट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में। सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे इसी सिलेबस को पढ़ेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हाँ, यूनिट 2 भी है सेकंड सेमेस्टर में आपका, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। सबसे पहले आज हमारा जो मेन टॉपिक है आज का है आपका एसिड बेस, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो ये है आपका टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें हम देखेंगे आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मैं आपको सारा सिलेबस एक बार मैं यहाँ लिख के दिया हूँ, उसके बाद आपको समझना है कि कौन कौन से हम इसमें देखेंगे। फिर आपका लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, और लक्स प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, सॉल्वेंट सिस्टम, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, और द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इतना टॉपिक आपको कवर करना है। इससे आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारा चीज समझाऊंगा, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है आप इसको बहुत पहले पढ़े होंगे, लेकिन कुछ मॉडर्न तरीके से, कुछ मॉडर्न और जो ऐड हुआ है वो सारा चीज मैं आपको बताते चलूंगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जनरली एसिड एंड बेस के बारे में हम बहुत प्रीवियस क्लास से पढ़ते आए हैं। आपका एसिड खट्टा होता है, बेस कड़वा होता है, ये सब सारा चीज हमने 9th 10th 11th 12th के सिलेबस में हमने देखते आए हैं। अब उस डेफिनेशन को केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं, या कौन कौन सी ऐसी थ्योरी दी गई है जिससे हमको टेक्निकल टर्म से समझ आ जाए कि क्या होता है एसिड और बेस, कौन कौन सी थ्योरी उसके अकॉर्डिंग हमको दिया गया है। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे तो आपको एक थ्योरी मिलेगा, जिस थ्योरी का नाम है आर्हेनियस थ्योरी। ये आप बिल्कुल परिचित होंगे इस बात से कि आर्हेनियस थ्योरी जो है अम्ल और क्षार की बहुत बेसिक परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार क्या होता है आर्हेनियस अम्ल। आर्हेनियस ने क्या बताया, अम्ल कौन सा क्या होता है आर्हेनियस, उन्होंने बताया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, अम्ल H+ आयन या H3O आयन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। किसमें घुल के, जल में घुलकर, जल में घुलकर। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों मीडियम में आपको समझाते चलूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना है आपको। तो इसका एग्जाम्पल है, देखिए HCl हमने एक एग्जाम्पल लिया। इसमें देखें कि H+ और Cl- अलग अलग हो गए हैं। तो H+ अभी आर्हेनियस आर्हेनियस ने क्या कहा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जल में घुलकर H+ आयन क्या करता है, देता है, और जल में घुलकर OH- आयन देता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है HCl जो है H+ आयन दे रहा है, उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड जो है H+ आयन दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आर्हेनियस
अम्ल क्या हो गया, आर्हीनियस अम्ल, ठीक है। चलिए उसी तरीके से आपका आर्हीनियस अम्ल का दूसरे टर्म्स जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, एसिड। एसिड क्या है, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मैं आपको बोला था कि मैं आपको दोनों मीडियम में पढ़ाते चलूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों मीडियम में सीखिए। आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी सीखिए, हिंदी आती है तो इंग्लिश सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, टेंशन नहीं लेना। दूसरा बेस। बेस क्या है, बेस जो है सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको डायग्रामेटिकली बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आरएनएस एसिड है HCl, जैसे ही वो वाटर सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में आया, देखिए H प्लस और Cl माइनस क्या हो गया, अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो ये आरएनएस क्या बताएं, अरे हाँ इनको ये भी देख लेते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वॉन्ते आर्हेनियस उनका पूरा नाम है, और 1884 में अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, जिसे आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में आता है, पूछते हैं तो आपको लिखना है कि आर्हेनियस जो है उनका पूरा नाम स्वॉन्ते आर्हेनियस है, और 1884 में याद रखिएगा, 1884 में अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, जिसे आर्हेनियस बेस थ्योरी कहा जाता है, जिनके अनुसार अम्ल वो होता है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, या हाइड्रोनियम आयन उसी को बोलते हैं, और क्षार वो होता है, आगे बढ़ेंगे, जो OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला एग्जांपल है HCl वाला है, आपका एग्जांपल कौन सा है, आर्हीनियस एसिड का एग्जांपल है, और दूसरा जो एग्जांपल है वो NaOH है, वो क्या है आपका क्षार का उदाहरण है, क्योंकि ये OH माइनस आयन देता है, बेस का उदाहरण है। तो एनी स्पीसीज दैट हैज अ हाइड्रोजन can potentially act as an acid. Any species that has a lone pair can potentially act as a base. बात करेंगे आगे लोन पेयर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोन पेयर की बात नहीं करता ये आर्हेनियस। आर्हेनियस जो है आपको ध्यान देना है बस OH माइनस आयन में, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ आया कि आर्हेनियस जो है H प्लस आयन की बात करता है, वो भी किसमें, वाटर में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में बात करता है, ये जलीय विलयन में बात करता है, जलीय विलयन में बात करता है, कौन, आपका आर्हेनियस। चलिए दूसरा देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जिसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HBr है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI है, हाइड्रो आयोडिक एसिड, HCl हाइड्रोसाइनिक एसिड, और H2S यानी कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से आपके कुछ एसिड्स हैं जो कि आपका आर्हेनियस एसिड में, एसिड की कैटेगरी में आता है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत बेहतरीन एक टेबल बना के दिया हूँ। तो बच्चों, जैसे कि हमको कभी-कभी एग्जाम में कुछ ऐसे चीज पूछ देते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, या ये एसिड किसमें पाया जाता है। तो देखिए HCl की बात हम करते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। HNO3 है, HN नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि हम HNO3 फार्मूला से हम याद कर लेंगे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर जानना भी जरूरी है कि वो कैसे होता है, कैसे उसमें बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए NO ये ऐसा जोड़ा रहता है। फिर आपका H2SO4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसा रहता है, देखिए सल्फर के ऊपर आपका डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर यहाँ पे OH बॉन्ड रहता है, और यहाँ पे भी OH बॉन्ड रहता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है, संरचना जानना जरूरी है, किसी पर्टिकुलर जो एसिड के फार्मूला कैसे होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए CH3COH कैसे जनरेट, यानी कि कैसे स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है। ये देखिए CH3 है, और ये COH ग्रुप है, तो ये भी आपका क्या है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है। सॉरी, चलिए कुछ आगे चलते हैं, आपको और दिखाते चलते हैं, हम आपके लिए बहुत जानकारी की चीज लाए हैं इसमें। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड देखिए कैसा रहता है, POOO, आपका H3PO4 जो है फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। यहाँ पे भी H प्लस आयन देखिए ये क्या करता है, आर्हेनियस एसिड बना सकता है। दूसरा बेस की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमको पता है NaOH रहता है, NaOH का फार्मूला इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NH3 है अमोनिया, फिर देखिए यहाँ पे अमोनिया, पिरिडिन, पिरिडिन भी क्या है, एक प्रकार से बेस है, और सोडियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, देखिए कार्बोनेट यानी कि CO3 ग्रुप रहता है, और Na2CO3 और CO3 ये आपका कार्बोनेट है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस सब चीज से कभी कभी हमको एग्जाम में या इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल जब वाइवा लेने आते हैं, तो हमको पूछते हैं कि HCl गैस है या लिक्विड। तो हम जनरली अपने लेबोरेटरी में HCl को क्या देखे रहते हैं, HCl को देखे रहते हैं लिक्विड फॉर्म में देखे रहते हैं, डिब्बा में भरा रहता है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखा है, देखिए प्योर HCl इज अ गैस। जब भी आपको पूछा जाए तो प्योर HCl की बात करेंगे, तो वो गैस होता है रूम टेम्परेचर में, इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है प्योर HCl की जब बात करते हैं तो।
लेकिन बच्चों हमको तो लेबोरेटरी में लिक्विड फॉर्म दिखता है। तो क्या होता है, वो वाटर के साथ सॉल्यूशन रहता है। देखो यहाँ लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिफर्स टू अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर। तो जब कभी भी उसको वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाता है तो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखता है। तो आपको जो लेबोरेटरी में रखा रहता है वो क्या है, आपका लिक्विड फॉर्म है, लेकिन किसका है, वो वाटर के साथ सॉल्यूशन है। चलिए दूसरा चीज है प्योर NH3। प्योर NH3 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। इन द लेबोरेटरी इट इज ऑफन यूज्ड एज एक्वा सॉल्यूशन। तो NH3 का NH4 जब सॉल्यूशन बनाते हैं, अमोनियम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो भी क्या है, वाटर का साथ सॉल्यूशन रहता है। तो ये आपको दो चीज आपको ध्यान देना है, नोट करते चलना है, जो कि मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब कुछ कुछ कॉमनली एसिड एंड बेस फाउंड इन नेचर, ठीक है, प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये जो HCl की बात करते हैं तो कहाँ पाया जाता है, सी स्लब्स यानी कि समुद्र में पाया जाता है, समुद्री इसमें। फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड वोल्केनिक लेक्स में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जानते हैं आपको, एंड्स में या कार्बाबाइट बीटल्स है या यूनिकॉर्न कैटरपिलर, इस तरीके से आपका फार्मिक एसिड जो है चींटी में पाया जाता है। फिर आप तो एस्टिक एसिड की बात करते हैं, तो एस्टिक एसिड है वाइब स्कॉर्पियन या कार्बाइड बीटल या यूनिकॉर्न कैटरपिलर, तो एस्टिक एसिड में ही पाया जाता है। फिर आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, ये आपका मिलीपेट्स में पाया जाता है। और ये जो बॉम्ब ब्राइडर बेटल है, ठीक है, इसमें आपका जो बेंजोक्विनोन टाइप के एसिड मिलते हैं, ठीक है। एसिड एंड मिक्स है इसमें। चलिए दूसरा देखते हैं बेंजोक्विनोन और कहाँ पाया जाता है। ये देखिए कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं तो लाइम स्टोन लेक्स या पिपेरिडिन भी एक बेस है, ठीक है, ये आपका फायर एंड्स में पाया जाता है। और ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका मिनरल्स में पाया जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका चूना पानी इसको बोलते हैं। तो ये देखिए कैल्शियम, ये देखिए स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है, कैसे ये जुड़ा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम। चलिए ये तो हो गया जनरल आपको बेसिक्स जानकारी के लिए मैं आपको दिखा था। अब मैं अपना टॉपिक में वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे आपका आर्सेनियस एसिड, दूसरा उसी में आता है आर्सेनियस बेस। अभी तक आपने आर्सेनियस एसिड पढ़ा, क्या होता है आर्सेनियस बेस। तो बच्चों जैसे कि मैं बताया कि H+ आयन देने वाले आर्सेनियस एसिड कहलाते हैं, उसी तरीके से OH- देने वाले आपको क्या कहलाएंगे, आर्सेनियस बेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आर्सेनियस बेस है जिसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये क्या कर रहा है, जैसे ही वाटर में आ रहा है, यहाँ पे देखिए Na+, ठीक है, Na+, OH- ऐसे क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो ये क्या है आपका जलीय विलयन में। तो यहाँ पे देखिए वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका NaOH, Na+OH- सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH तो क्या है, K+OH- पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप करोगे तो आपको परिभाषा समझ नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको ही दिक्कत होगा। अब जैसे कि हमने पढ़ लिया आर्सेनियस एसिड और आर्सेनियस बेस के बारे में, तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ कमियां हैं, तो देख लेते हैं कमी क्या है, इसकी कमी क्या है। यह केवल जल में घुलने वाले पदार्थों पर लागू होती है। इट एप्लीकेबल फॉर ओनली एक्वस सॉल्यूशन। गैर जलीय विलयन यानी कि जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर नहीं है, पानी नहीं है, अम्ल क्षार की व्यवहार को नहीं समझा सकता। तो इसकी पहली कमी हो गई। दूसरी कमी थी इनकी, दूसरी कमी थी अमोनिया जैसे यौगिक को क्षार नहीं मानती, क्योंकि यह सीधे OH नहीं देता। हमको पता है कि अमोनिया जो है क्षार है, लेकिन आर्सेनियस के अकॉर्डिंग ये नहीं बता पा रहा था कि इसमें OH नहीं है तो ये क्षार कैसे हुआ। बात समझ आ रही है। तो इसकी कुछ कमियां थी। तीसरी कुछ कमी है, कुछ अम्ल क्षार अभिक्रियाएं इस परिभाषा से बाहर है, जैसे कि NH3+Cl, NH4Cl, इसमें OH नहीं है, फिर भी एक अम्ल क्षार अभिक्रिया मानी जाती है। तो इसके पास तीन से चार ऐसे कुछ कमी थी, जिसको जिन्होंने, हाँ, अम्ली सॉरी, एक जो जली विलियन है उसके लिए तो बहुत अच्छा काम किया इनकी जो थ्योरी थी, लेकिन जली विलियन के बाद जो और विलियन आए उसके लिए इन्होंने काम करना, इनमें काम नहीं हुआ, तो इसलिए आपका जो आर्सेनियस बेसिड है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। तो कभी कभी भाई हमने कुछ काम किया और उस काम को लेके हमने, हमारे काम में कुछ कमी रहती है, तभी तो अपडेट होता है, तभी तो अपडेट वर्जन आता है। तो इनका अपडेट वर्जन आया, आपको देखने को मिलेगा ब्रांचेड लॉरी थ्योरी और आपका लेविस बेस थ्योरी। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, फिर वो भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ आर्सेनियस एसिड बेस थ्योरी, कौन कौन से एग्जांपल्स, जैसे कि मैं बात कर रहा था HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, H2CO3 और एसिटिक एसिड। तो ये सब क्या है आपका जलीय घोल में बात करता है। ये जलीय घोल में अगर ये H+ आयन देखिए आपको ये H+ आयन देखने को मिल रहा है, ये सारा H+ आयन दे रहे हैं, तो ये आपका एसिड बेस का एग्जाम्पल है। दूसरा आपका बेस का एग्जांपल है NaOH की बात जब हम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको OH- दिख रहा है, सारे में आपको OH- दिख रहा होगा।
तो ये सब आप नोट करते चलिए, ये सब नाम भी आप नोट करते चलिए। नोट्स नहीं बनाओगे, परीक्षा बोर्ड के भरोसे बैठे रहोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रट्टा मारोगे। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। वीडियो को देखिए, समझिए। और परीक्षा बोर्ड तो ठीक है, आपको एग्जाम के टाइम मिलता है, लेकिन आपको सेल्फ नोट्स भी बनाना है। बच्चों, नोट्स बनाने की आदत डालिए। आपको ये प्रेजेंटेशन में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। नोट करते चलिए। बुक्स भी बता दूंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ निष्कर्ष में आते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत अम्ल और क्षार की पहली वैज्ञानिक परिभाषा थी, लेकिन इसकी सीमाओं के कारण बाद में ब्राउनस्टेड, लॉरी और लुईस अम्ल क्षार संकल्पनाएं भी विकसित की गई, जो कि आप मैं बता चुका हूँ। अपडेट हुआ जब आपका आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी था, आर्हेनियस एसिड बेस जो थ्योरी था, ठीक है, ये जब फेल हुआ 3-4 बात को लेके, तो नया थ्योरी आया जिसको बोलते हैं ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी और लुईस अम्ल थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम ब्राउनस्टेड एसिड बेस थ्योरी। ब्राउनस्टेड एसिड बेस थ्योरी किसके ऊपर बेस था? जैसे कि वो आर्हेनियस एसिड है, वो आपका H+ और OH- के टर्म्स में बात कर रहा था, H+ और OH- के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आपका जब ब्राउनस्टेड एसिड बेस थ्योरी आया, तो इन्होंने इसको प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा था। और हमको पता है कि हाइड्रोजन H+ जो है विदाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहलाता है। तो अ प्रोटॉन इज अ हाइड्रोजन एटम विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी बच्चों आपको पता होगा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये H+ के फॉर्म में होता है, ये आपका प्रोटॉन कहलाता है। तो ब्राउनस्टेड लिखते चलिएगा, अ ब्राउनस्टेड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए ट्रिक भी है, ब्राउनस्टेड एसिड, ठीक है, डोनेट प्रोटॉन, BADP। आपको ट्रिक बता रहा हूं, ब्राउनस्टेड एसिड डोनेट प्रोटॉन, BADP। और ब्राउनस्टेड बेस, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटॉन, BBAP। आपको ये ट्रिक याद रखना है, ब्राउनस्टेड एसिड डोनेट प्रोटॉन, ब्राउनस्टेड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहाँ पे दो चीज आपको मिलेगा, एक एक्सेप्टर और डोनर, एक्सेप्टर और डोनर। यहाँ पे देखिए, ब्राउनस्टेड बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो लेने वाला बेस, जैसे यहाँ पे आपको समझना है, बेस बेस से आप ट्रिक बना सकते हैं। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बेस का बी उठाइए और बी से यहाँ लिखिए ब्रेव, ठीक है, ब्रेव। यानी कि जो बहादुर होता है वो क्या करता है, लेता है। तो ये क्या कर रहा है, ले रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। तो ब्राउनस्टेड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, ब्राउनस्टेड एसिड डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है अमोनिया का। तो ब्राउनस्टेड बेस, यहाँ पे देखिए NH3 में हमको पता है कि लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, डोनेट होकर यहाँ पे HCl में जा रहा है। और HCl क्या कर रहा है, हाँ सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखिए आपका जो एसिड है, ठीक है, एसिड में आपका, एसिड में क्या है आपका H+ है, ठीक है, प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहे हैं, और ये क्या बन गया आपका, एक्सेप्ट करके NH4 आयन बना लिया, NH4+। तो ये ब्राउनस्टेड जो बेस है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन। ब्राउनस्टेड बेस है ना भाई, हमने आपको बोला कि बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्राउनस्टेड एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, एसिड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये बेस जो है एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे आप दूसरे टर्म्स में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका ब्राउनस्टेड एसिड है ये डोनेट कर रहा है, ठीक है, देखिए किसको, वाटर को। ये वाटर क्या है, ब्राउनस्टेड बेस है, तो ये क्या बना रहा है, H3O+ बना रहा है। यहाँ पे ध्यान से सुन, देखिए ये HCl है, HCl अपना यहाँ पे H और Cl2 है, ये क्या कर रहा है, H+ ट्रांसफर कर रहा है, देखिए H+ ट्रांसफर कर रहा है। और ये जो H2O है वो क्या बना रहा है, H3O+ बना रहा है, और HCl बाहर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि जो ब्राउनस्टेड एसिड होता है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और जो ब्राउनस्टेड बेस है वो क्या कर रहा है, आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो हमने सीखा क्या, ब्राउनस्टेड एसिड और ब्राउनस्टेड बेस। चलिए कुछ और इसका एलेबोरेट हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं बच्चों। आपको भी नोट्स लिखना है तो आपको दोनों मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ब्राउनस्टेड लॉरी अम्ल क्षार संकलन क्या है, 1923 में जोहान्स ब्राउनस्टेड और थॉमस लॉरी, दो साइंटिस्ट हैं, ब्राउनस्टेड और लॉरी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जोहान्स ब्राउनस्टेड और थॉमस लॉरी ने अम्ल क्षार की एक नई परिभाषा दी जो प्रोटॉन स्थानांतरण पर आधारित है। मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए वह पदार्थ जो H+ प्रोटॉन प्रदान करता है वो क्या है, आपका अम्ल है, और जो
ग्रहण करता है वो क्या आपका क्षार, वही चीज है, बस मैं हिंदी मीडियम में यहाँ पे लिखा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मीडियम में आपको समझ सकते हैं। और ऐसे भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम तो इंग्लिश नहीं आना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश सीखने में भी फोकस करना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए HCl के साथ वाटर के साथ रिएक्शन हुआ है, और यहाँ पे देखिए HCl प्लस और Cl है, तो यहाँ पे HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्यों, क्योंकि ये H प्लस इसको दे रहा है, और हमको ये भी पता है कि HCl जो है आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार भी क्या है, अम्ल होता है। चलिए तो H2 क्या हुआ यहाँ पे, जल, ये जो जल है आपका क्या हुआ, ये क्षार हुआ। दूसरा है NH3 की बात हम जब करते हैं, तो NH3 जो है यहाँ पे क्या है, क्षार है, क्यों, क्योंकि यहाँ से H2O से प्रोटॉन ले रहा है, देखिए H2O से प्रोटॉन ले रहा है, ये क्या बना रहा है, NH4, हाँ यहाँ पे NH4 जो है बनेगा, देखिए यहाँ पे NH4 बना रहा है, और ये अमोनिया जो है यहाँ पे क्या है, क्षार है। उसी तरीके से एसिटिक एसिड और वाटर का जब रिएक्शन होता है, तो आपका एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन जो है वाटर को दे रहा है, ठीक है, प्रोटॉन जो है वाटर को दे रहा है, और ये क्या बना रहा है, H3O प्लस बना रहा है, और यहाँ पे H2O क्या हो गया, मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ब्रॉन्स्टेड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, ब्रॉन्स्टेड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, और ब्रॉन्स्टेड एसिड डोनेट प्रोटॉन। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ब्रॉन्स्टेड एसिड या अम्ल जो भी आपको बोलना है, आपको डोनेट करता है, और ब्रॉन्स्टेड बेस जो है आपको एक्सेप्ट करता है। तो लास्ट एग्जांपल है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप अमोनिया का रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों एसिड है, लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पे प्रोटॉन कौन दे रहा है, प्रोटॉन कौन दे रहा है, ये सारा चीज मैं आपको सॉल्वेंट सिस्टम में समझाऊंगा। सर आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड भी है, अमोनिया है, तो ये में दोनों देखिए, तो हमको पता है कि अमोनिया क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है, ठीक है, अमोनिया प्रोटॉन ले रहा है, तो प्रोटॉन लेने वाला क्या होगा बोला था मैं, क्षार, और प्रोटॉन देने वाला क्या होगा बोला था, अम्ल। तो इतना आपको समझ आ गया, आपके एग्जाम में लिखने के लिए बहुत काफी है। चलिए अब हम कुछ इसमें आपके एग्जाम सिलेबस में भी दिया है, संयुग्मी अम्ल और क्षार, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, तो ये देखते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि आपके समझने के लिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का ही आगे का ये भाग है। जैसे हमको पता है कि जब कोई अम्ल H प्लस आयन खो देता है, यानी कि H प्लस आयन दे देता है, तो वह एक क्षार बन जाता है, हम ये भी जानते हैं, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। और जब कोई अम्ल H प्लस आयन प्राप्त करता है, तो वह एक अम्ल बन जाता है, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। यहाँ पे आपको परिभाषा के तौर पर थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन हम इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे बात कर रहा था मैं HCl का, HCl क्या कर रहा है, HCl जो है एक प्रोटॉन लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, HCl एक प्रोटॉन लॉस कर रहा है, और क्या बनाया, Cl माइनस बनाया, और ये बेस जो H2O है वो एक प्रोटॉन गेन कर रहा है, यहाँ से एक प्रोटॉन गेन कर रहा है, और ये क्या बनाया, एसिड बनाया। तो अम्ल द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है। और क्षार द्वारा, ये क्षार है, क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल संयुग्मी अम्ल कहलाता है। समझ आया, यहाँ पे देखिए अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्याग रहा है, देख रहे हैं प्रोटॉन लॉस कर रहा है, ये जो बना क्षार है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है, और क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल आपका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल है, पहला मैं एग्जांपल इधर लिखा हूँ, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है। अमोनिया जो है एक प्रोटॉन गेन कर रहा है, और प्रोटॉन गेन करने से जो क्षार बनता है, ठीक है, तो बेस आपका कंजुगेट बेस एसिड बनाएगा, उल्टा है, बेस का कंजुगेट एसिड रहेगा और एसिड का कंजुगेट बेस रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, एसिड का कंजुगेट बेस बनेगा। यहाँ पे कलर मैच के लिए देखिए आपको, ये जो पिंक कलर है आपका एसिड है, और ये जो बेस बना है यानी कि एसिड से कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस से कंजुगेट एसिड बनेगा। ये थोड़ा सा उल्टा है, इसीलिए इसको संयुग्मी क्षार अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, तो ये एसिड, जिस एसिड का कंजुगेट बेस बनता है वो कंजुगेट पेयर कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, कंजुगेट पेयर यानी कि संयुग्मी जोड़ा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2O क्या कर रहा है, H प्लस ट्रांसफर कर रहा है अमोनिया में, और ये जो बन रहा है NH4, ये NH4 जो बन रहा है आपको क्या है, कंजुगेट बेस है, CB कंजुगेट बेस है, और ये जो OH है वो क्या, सॉरी सॉरी, ये जो NH4 जो बन रहा है वो क्या है, कंजुगेट एसिड है, क्या है, कंजुगेट एसिड है, और ये जो OH है वो क्या है आपका कंजुगेट बेस CB। क्यों, क्यों बेस है, क्योंकि ये बना कहाँ से है,
भाई H2O से एक प्रोटॉन लॉस हुआ है, तो यहाँ से H2 ऑलरेडी हमारा एसिड है, यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। तो मैं ये भी बताया था एसिड से बेस बनेगा और ये बेस से एसिड बनेगा। तो NH3 हमारा क्या था, बेस था। यहाँ पे ध्यान, इसी चीज को मैं बनाया हूँ। NH3 से आपको क्या बना है, जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है और कॉन्जुगेट एसिड है, और ये जो एसिड है H2O है, वहां से क्या बना है, आपका कॉन्जुगेट बेस बना। तो ये समझ आ गया आपको। चलिए अब ऐसे कुछ, तो आपको ये भी आता है एग्जाम में, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म को समझाइए, या संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए, अगर HCl की बात करेंगे, HCl जो एसिड है, तो इसका संयुग्मी क्षार मैं भी बताया, अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है और क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। तो यहाँ पे देखिए HCl का संयुग्मी क्षार Cl है, और क्षार का यानी कि OH का संयुग्मी अम्ल क्या है, H2O है। H2SO4 का संयुग्मी क्षार जो है H2SO4 HSO4 है, और NH3 जो क्षार है उसका संयुग्मी अम्ल है NH4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल में बहुत बेहतरीन समझा दे रहा हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, इसको आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा वीडियो को रिवाइज देखिए, कुछ भी नहीं हुआ है। एसिड द्वारा प्रोटॉन क्या हुआ है, त्यागा गया है, और उस त्यागने से बना क्षार कॉन्जुगेट क्षार कहलाता है, और क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना एसिड कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ इसकी विशेषताएं और लाभ देख लेते हैं। यह परिभाषा केवल H2O तक सीमित नहीं है, बल्कि गैसों और गैर जलीय विलयन यानी कि नॉन एक्वा सॉल्वेंट, अमोनिया, H2SO4, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरीके से आपका POCl3, ये सारे सॉल्वेंट के लिए आपका ये जो सिस्टम है, ये जो थ्योरी है, उन्होंने काम किया। तो इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है, अमोनिया जैसे यौगिकों को क्षार के रूप में मान्यता दी गई। आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार अमोनिया को नहीं मान रहे थे कि ये क्षार है, ये क्या है, क्योंकि इसमें OH माइनस नहीं था। तो उस चीज को ये क्या बल मिला और आर्हेनियस संकल्पना नहीं समझा पाई थी। तीसरा है, यह संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की व्याख्या करता है। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी जो है संयुग्मी अम्ल क्षार की व्याख्या करता है। इसकी कुछ सीमाएं थी, ये हमने कुछ विशेषताएं लाभ देख ली, और इसमें कुछ सीमाएं हैं। तो यह केवल H प्लस स्थानांतरण पर आधारित है, इसलिए बिना प्रोटॉन स्थानांतरण वाली अम्ल क्षार अभिक्रिया को नहीं समझा सकता। हाँ, तो बच्चों इसका भी कुछ कमी है भाई, इनकी कुछ विशेषताएं हैं तो इनकी कुछ कमी भी है। जैसे कि हमें कुछ विशेषताएं होती है तो हमें कुछ कमी भी होती है। हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बात करते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन हम देर से सो उठते हैं, ये भी हमारी कमी हो सकती है। तो उसी तरीके से इसकी भी कुछ कमी रही है। तो यह ऑक्साइड आधारित अम्ल क्षार की व्याख्या नहीं करता, जिसे लक्स फ्लड संकल्पना स्पष्ट करती है। आगे पढ़ेंगे हम लक्स फ्लड के बारे में। तीसरा है, यह लेविस अम्ल क्षार सिद्धांत से कम व्यापक है, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े के आदान प्रदान पर आधारित है। अब भाई 3-4 तो इसकी विशेषता मिल गई, लेकिन 3-4 इसकी कुछ कमी है। तो जैसे कि मैं पूछूंगा अगर कि लेड ऑक्साइड क्या है, लेड ऑक्साइड क्षार है या अम्ल है, तो ये आपका ये जो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी था वो नहीं समझा पाया, तो इनकी कुछ कमी रही है। इसीलिए आगे हमको और नए एसिड बेस थ्योरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो गया आपको लिखने के लिए, आप 3 नोट्स बना सकते हैं, और ये है आपका 3 कुछ कमी है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको देखना है, आपको समझना है। वीडियो लंबा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेरा मकसद आपको समझाने का, आपकी जो बेसिक्स है उसको क्लियर करने का। हम बेसिक्स की स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं रहता, इसलिए हमको आगे का पार्ट समझ नहीं आता, और हमको इंटरेस्ट जो है हमारा पढ़ाई लिखाई में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको रटना है। तो केमिस्ट्री रटने वाली चीज नहीं है, आपको समझने वाली चीज है। आपको मैं बहुत अच्छे से समझाते चलूंगा, अच्छी अच्छी किताब से आपके लिए एग्जाम्पल्स लेते आऊंगा। चलिए अब हम लास्ट थ्योरी है हमारे आज के वीडियो का, जिसको पढ़ते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी। अभी तक ने हमने आर्हेनियस थ्योरी देखी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखी, आज हम लास्ट जो देखेंगे वो आपका है लुईस क्षार अम्ल संकल्पना। तो बच्चों इसमें देखिए, गिलबर्ट एन लुईस एक वैज्ञानिक रहे हैं, गिलबर्ट एन लुईस, जिन्होंने 1923 में अम्ल और क्षार की एक नई परिभाषा दी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर आधारित है। यह संकल्पना ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना से अधिक व्यापक है, और ये यानी कि अपडेट वर्जन है, क्योंकि इसमें वे सभी अभिक्रियाएं आती है जिन्हें प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता। जिस भी रिएक्शन में प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है, जली विलयन की बात नहीं हो रही है, तो आर्हेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का अपडेट वर्जन आया। देखिए 1923 में आया, और हम किसमें इसको किसमें पढ़े थे आपका, हाँ यहाँ पे कुछ गलती हो सकता है, ठीक है इसको चेक करेंगे। ये कब था, 1884 की बात कर रहा था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, हम नीचे आके देखते हैं। हाँ ये हमने कब देखे थे, 1884 की बात कर रहा था। तो आपका
कुछ समय कुछ अंतराल के पश्चात अपना नया थ्योरी आया जिसको हम बोलते हैं लेविस एसिड बेस थ्योरी। इसको चेक कर लेंगे, हो सकता है ये उसी ईयर को, ठीक है। तो ये आपका प्रोटॉन स्थानांतरण पे बेस नहीं था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऐसी कुछ परिभाषा कि अम्ल की किस बात में ये अम्ल को बताता है कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है, किसकी बात कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या है, बेस है, LPAA और LPDB आपका है। तो यहाँ पे देखिए जो लुईस क्षार है, लुईस बेस है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, अभी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जिसके पास लोन पेयर रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्षार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए BF3 एक लेविस एसिड है, कैसे पता चला कि लेविस एसिड क्यों है, भाई बोरॉन के पास एक p ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है, और वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या है, लोन पेयर। यहाँ पे देखिए लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेस। दूसरा है अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, और अमोनिया जो है बेस की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। और हमको वहां से भी पता चला है, कहां से पता चला है, आपका जो ब्रोंस्टेड थ्योरी है वो भी NH3 को बेस बताया है। दूसरा है आपका हाइड्रोजन NH3 प्लस NH4, ये देखिए हाइड्रोजन आयन क्या है आपका, लुईस अम्ल है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है क्या, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और तीसरा आपका ट्रायो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है आपका, एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये आपका जो क्लोराइड आयन हो क्या आपका लुईस बेस है, ठीक है, क्योंकि बेस में क्या बोला हूँ, बेस जो डोनेट करता है, तो एक्सेप्टर एसिड डोनर बेस। और ये आपका जो सिल्वर, यहाँ पे देखिए सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आयन क्या है आपका एसिड है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और अमोनिया जो है बेस है NH3 से, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, अब जो हम लुईस एसिड बेस की बात करेंगे तो लुईस एसिड बेस में क्या होता है, लोन पेयर की बात होती है, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेस। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे व्यापक परिभाषा जो सभी अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को कवर करती है, यह नॉन एक्वस सॉल्वेंट और ठोस अवस्था अभिक्रियाओं में भी लागू होती है, धात्विक जटिल यौगिकों जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी व्याख्या करती है, और ये ऑक्साइड और अन्य जो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट अभिक्रियाओं को भी समझाती है। तो इनकी 4 विशेषताएं हैं। तो बच्चों आज हमने 3 से 4 थ्योरी पढ़े, जिसमें पहला थ्योरी आपने देखा क्या, थोड़ा आर्हीनियस थ्योरी है, आर्हीनियस थ्योरी है, आर्हीनियस थ्योरी। दूसरा है आपका ब्रोंस्टेड थ्योरी, ठीक है, ब्रोंस्टेड थ्योरी। और तीसरा है आपका लेविस एसिड बेस थ्योरी, लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो हमने 3 थ्योरी से आपका अम्ल और क्षार को कैटेगराइज किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका जो सिलेबस का टॉपिक जो मैं आपको बता चुका हूँ उसको कवर करेंगे। हाँ, हमने 4 चीज देखे, एक आरएनएस पढ़े, ब्रोंस्टेड एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस और लेविस एसिड बेस थ्योरी। ये आपका 4 चीज बचा हुआ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जिसमें पढ़ेंगे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम, HCB थ्योरी और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों तक ये पहुंचे, नोट्स पहुंचे। और आपको लगता है कि सर जो भी टॉपिक कठिन है, मैं रैंडमली आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक में मैं वीडियो बना के दूंगा, आपको सारा चीज क्लियर होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके लिए, सो दैट कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।